नमस्कार सभी को साथियों, मेरा नाम आशीष कुमार दुबे है और मैं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज के इस प्रशिक्षण में हम पंचायत दर्पण पोर्टल के विषय में बात करेंगे तथा पंचायत दर्पण पोर्टल में स्पेसिफिकली जो कर प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल विकसित किया गया है उस विषय में हम बात करेंगे। वैसे तो हम काफ़ी समय से विभाग के इस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव रोजगार सहायकों द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें कार्य किया जा रहा है। अभी रिसेंटली इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं, फंक्शनलिटीज़ भी इम्प्रोवाइज की गई है तथा पोर्टल पहले से और बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, ये हम कह सकते हैं। यदि पोर्टल का परिचय हम जानना चाहें तो कह सकते हैं कि पोर्टल को बनाने के पीछे का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा ग्राम पंचायत की कार्यों की मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है तथा शासन का उद्देश्य यह है कि जनता के प्रति जो जवाबदेहिता संशासन की है तथा जो भी कार्य वो चाहे अधोसंरचनात्मक हो या किसी बेनिफिशियरी से संबंधित हो उसमें पारदर्शिता हो तथा हर कार्य की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से किया जा सके। ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल ये हमारे विभाग द्वारा की गई है। यदि पोर्टल के उद्देश्य हम समझें, इसके पीछे बनाने का उद्देश्य, तो हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता बढ़ाना, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि ग्राम पंचायत के कार्य, योजनाएं और जो वित्तीय लेन देन है उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। योजनाओं की निगरानी, केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उनकी निगरानी तथा उनका क्रियान्वयन तथा रियल टाइम में उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक उपलब्ध हो, यह एक उद्देश्य में से एक बात हो सकती है। जवाबदेहिता सुनिश्चित करना और एक महत्वपूर्ण बात, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारे पब्लिक डोमेन पे आम जनता के लिए, जहां पे वो उनके ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों को देख सकें तथा समझ सके तथा उनकी भागीदारी इस माध्यम से शासन के कार्यों में बढ़े तथा साक्ष्य आधारित नीति निर्माण भी किया जा सके। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस कोर्स में आप एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल से जुड़ी जरूरी जानकारियां सीखेंगे। आइए जानते हैं इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा में कौन कौन से मॉड्यूल शामिल होंगे। मॉड्यूल 1, पंचायत दर्पण पोर्टल का परिचय। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे कि पंचायत दर्पण पोर्टल क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और इसमें कौन कौन से प्रमुख मॉड्यूल्स उपलब्ध होंगे। मॉड्यूल 2, संपत्ति धारक पंजीकरण प्रक्रिया। इस भाग में आप समझेंगे कि ग्राम पंचायत के निवासियों की संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर कैसे दर्ज और लॉक की जाएगी। मॉड्यूल 3, वार्षिक संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया। यहाँ आप सीखेंगे कि संपत्ति कर का प्रकार और वर्ष चुनकर चालान कैसे देखा जाएगा और भुगतान की एंट्री पंचायत द्वारा कैसे की जाएगी। निष्कर्ष, कोर्स का सार। अंत में आप तीनों मॉड्यूल्स की मुख्य जानकारियों का पुनरावलोकन करेंगे और पोर्टल के कुशल उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यदि पोर्टल का URL हम जानना चाहें तो पोर्टल का URL mppanchayatdarpan.gov.in है। आप वेब एड्रेस पर जाकर www.mppanchayatdarpan.gov.in टाइप करेंगे तो जैसा स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको एक स्क्रीन पेज शो हो जाएगा। यह हमारा इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ अभी रिसेंटली कुछ चेंज किया गया, तो इस तरीके से यह पोर्टल दिखाई देता है। अब इस पोर्टल पे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। यदि हम बात करें तो ई कार्यालय है, ग्राम पंचायत है, ई भुगतान है, कर प्रबंधन है, जनप्रतिनिधि का प्रबंधन है, प्रशासकीय स्वीकृति है, प्रोफाइल प्रबंधन है तथा एक सिटीजन सेक्शन भी है जहाँ पे आम जनता जो भी कार्य या जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं या उनके आवेदन की क्या स्थितियां, इस तरीके की जानकारी वह नॉर्मल सिटीजन सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इसका एक लॉगिन निर्मित किया गया है और ग्राम पंचायत यूजर, सचिव या रोजगार सहायक उस लॉगिन के माध्यम से अंदर जाकर पोर्टल पे अलग अलग तरीके के जो भी मॉड्यूल्स हैं उन पे अपना काम करते हैं, चाहे वो ई कार्यालय के हों, ग्राम पंचायत हो, ई भुगतान संबंधी हो, DSC के माध्यम से भुगतान करना हो, या तो उसी क्रम में जो इसमें कर प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से, उसकी फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि शासन द्वारा
ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब ग्राम पंचायत के स्वयं के जो आय के स्रोत हैं उस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं? वे अपने स्वयं के आय के स्रोत को जनरेट कर कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो जो ग्राम पंचायत कर लगाकर ग्राम पंचायत स्तर पर जल कर है या स्वच्छता कर है या संपत्ति कर है या अन्य कर जो भी उसके द्वारा वहाँ के रहवासियों पर अधिरोपित किए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, उनको जो उनकी जो वसूली होती है उसकी एंट्री बेसिकली इस पोर्टल पे की जानी है। तो कैसे वो होता है इस पोर्टल पे एंट्री, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हम कर प्रबंधन प्रणाली के अंदर जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे मास्टर डाटा प्रबंधन है, जल कर प्रबंधन है, स्वच्छता कर प्रबंधन है, संपत्ति कर प्रबंधन है, प्रकाश कर प्रबंधन है और अन्य इस तरीके से अलग अलग कर प्रबंधन के मॉड्यूल उसमें निर्मित किए गए हैं। हम किसी एक मॉड्यूल के माध्यम से, किसी एक विषय, एक कर प्रबंधन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यह फंक्शनलिटी इस पोर्टल पे कैसे काम करती है, कर प्रबंधन का मॉड्यूल किस तरीके से कार्य करता है। अब संपत्ति कर प्रबंधन को उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करें तो संपत्ति कर प्रबंधन के अंदर जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे संपत्ति कर प्रबंधन में संपत्ति कर मास्टर, संपत्ति धारक का प्रबंधन, संपत्ति कर प्रबंधन और संपत्ति कर का जो भुगतान किया गया उसके प्रबंधन के बारे में अलग अलग मेन्यू ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले संपत्ति कर मास्टर के माध्यम से कर की जो दर है वह प्रविष्ट की जाती है। उसको प्रविष्ट करने के लिए संपत्ति कर मास्टर में जाकर कर वसूली दर प्रविष्ट करें, इस ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है जहां पे कर का, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 100 रुपये पे 20 पैसे के हिसाब से कर दर प्रविष्टि की गई है और इसमें लॉक करने का ऑप्शन है। तो संपत्ति कर के लिए मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत ने यह दर निर्धारित की गई है तो वो अपने लॉगिन पे जाके इस दर को प्रविष्ट करेगा तथा उसके बाद उसको लॉक करेगा। इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरीके की भी हैं, अलग अलग तरीके के संपत्ति के प्रकार हैं जिनके लिए कर की निर्धारण उनके द्वारा किया गया। जैसे कृषि भूमि है, कोई मल्टी बिल्डिंग है या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या प्लॉट्स हैं, तो इस तरीके से कर दर प्रविष्ट की जाती है। फिर संपत्ति धारक प्रबंधन। संपत्ति धारक प्रबंधन में उस ग्राम पंचायत के जितने भी रहवासी हैं, जितने भी निवासी हैं, उनकी जो भी संपत्ति है, वो प्लॉट है या उनका मकान है या कृषि भूमि है, उसको रजिस्टर किया जाता है। तो संपत्ति धारक प्रबंधन में जब हम जाते हैं तो उसकी समग्र आईडी की एंट्री आपको करना होती है और व्यू बटन पे आप क्लिक करते हैं। जो स्क्रीन पे व्यू बटन दिया हुआ है, व्यू बटन पे क्लिक करते ही नीचे उसका बेसिक डिटेल्स आपको शो होने लगता है कि यह समग्र आईडी जिस व्यक्ति की है, उसकी संपत्ति जिसकी रजिस्टर आप करने वाले हैं वह, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि सुरेश शर्मा है, जनरल कैटेगरी और जन्म दिनांक और उनका जो भी गांव है वो शो हो रहा है। और आखिरी में एक ऑप्शन है संपत्ति की जानकारी प्रविष्ट करें। यह बटन पे आप जैसे ही प्लस का जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, माउस ओवर हो रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है जहाँ पे उसकी संपत्ति की जानकारी हमको प्रविष्ट करना होती है। कुछ बेसिक जानकारी उस संपत्ति धारक की आपको शो हो रही होती है, जैसे परिवार की आईडी, समग्र आईडी, पिता का नाम यदि है तो उसमें शो हो रहा है, और फिर संपत्ति की जानकारी प्रविष्ट करें, ये वाला स्क्रीन आपको उसी स्क्रीन में नीचे वाले पार्ट में शो होता है, जिसमें आपको संपत्ति धारक का नाम, संपत्ति का प्रकार, उपसंपत्ति का प्रकार, भूखंड की लंबाई चौड़ाई, यदि फ्लोर्स हैं कितने फ्लोर का मकान है, यदि किसी मकान की एंट्री हो रही है तो वो आपको एंटर करना होती है, उसका मूल्य क्या है, किस ग्राम का है, और बसाहट और लोकेशन ये एक तरीके से एड्रेस है, वहाँ का पता लिखना है। इन ऑप्शंस को फिल करने के बाद आप सेव प्रॉपर्टी डिटेल नीचे जो बटन दिया होता है उस पर क्लिक करते तो इस तरीके से संपत्ति धारक की इंफॉर्मेशन सेव हो जाती। फिर जब फर्स्ट टाइम एंट्री पोर्टल में की गई थी तो प्रॉपर्टी डिटेल सेव करने के बाद यदि किसी के मकान के एक से अधिक फ्लोर हैं या 2 मंजिल मकान है या 3 मंजिल मकान है तो फ्लोर की जानकारी भी उस समय रजिस्टर की गई थी। तो उस ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो इसी मेनू में दिया है कि फ्लोर की जानकारी प्रविष्ट करें, तो इसके लिए जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो एक आपको ड्रॉप डाउन शो होता है सामने स्क्रीन में, जहां से आप गांव सिलेक्ट करते हैं और व्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो जो उस व्यक्ति का, जो भी उस गांव में व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी वहां पर रजिस्टर की गई है, पोर्टल पर रजिस्टर की गई है या जिनकी एंट्री की गई है, कहने का तात्पर्य उनका डेटा आपको शो होने लगता है। और आखिरी में एक बटन बना होता है फ्लोर की जानकारी या कितने फ्लोर का मकान है, ये इस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है जहां पे आप
फ्लोर की संख्या, यदि एक से अधिक तल का उसका मकान है, 2 मंजिल 3 मंजिल जितना भी है, तो वो यहाँ पे एंट्री आपको कुछ बेसिक एंट्री की फ्लोर, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई, निर्माण का प्रकार, खुला क्षेत्र में लंबाई चौड़ाई और व्यावसायिक उपयोग के लिए जो उन्होंने क्षेत्र लिया हो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसको उसमें एंट्री करने के बाद सेव करना होता है। यदि स्क्रीन में आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपको शो हो रहा है, जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर एंटर किया, उसकी लंबाई चौड़ाई, निर्माण का प्रकार, यदि ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, खुला क्षेत्र कितना लंबाई चौड़ाई में है, व्यावसायिक क्षेत्र, ये सारी वांछित जानकारी एंटर करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से फ्लोर की जानकारी भी रजिस्टर हो जाती है और सक्सेस का एक मैसेज पॉपअप होता है। तो संपत्ति धारक की जो संपत्ति उसकी जानकारी रजिस्टर हुई और कितने फ्लोर का मकान है वो एंटर हो गया। इसके बाद इतना एंट्री करने के बाद इस प्रॉपर्टी डिटेल को, उस संपत्ति धारक की इस जानकारी को लॉक करना होता है पोर्टल पे। लॉक करने के बाद ही वो अगले मॉड्यूल में चालान जनरेट करने के लिए शो होती। तो यह ऑप्शन महत्वपूर्ण है कि संपत्ति विवरण को लॉक करें। जैसे आप संपत्ति विवरण को लॉक करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन में से आपको पुनः ग्राम सेलेक्ट करना होता है और व्यू बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप गांव सेलेक्ट करके व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आप संपत्ति धारक की डिटेल स्क्रीन में जितने भी उस गांव के निवासी हैं जिन जिन की संपत्ति की एंट्री इस पोर्टल पे की जा चुकी है वो आपको सामने शो होने लगती है। और आखिरी में आप देखेंगे 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन और लॉक का ऑप्शन। तो यहाँ से लॉक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। लॉक बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी की डिटेल हमने पोर्टल में एंटर किया है वो लॉक हो जाता है। लॉक ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक पॉपअप मेनू में एक मैसेज आता है कि क्या आप संपत्ति विवरण को लॉक करना चाहते हैं। इस पे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो फाइनली वो प्रॉपर्टी डिटेल लॉक हो जाता है और एक सक्सेस का मैसेज आपके सामने स्क्रीन पे आता है, प्रॉपर्टी हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी डिटेल, किसी भी जो भी संपत्ति धारक उस गाँव के निवासी, उनकी डिटेल को पोर्टल पे एंटर किया जाता है। और जितनी भी प्रॉपर्टी डिटेल एंटर की जा चुकी हैं उनको आप, एक इसमें ऑप्शन है संपत्ति धारक प्रबंधन में जिसमें है लॉक की गई संपत्ति की विवरण सूची देखें। इस ऑप्शन पे जाके गांव सेलेक्ट करके आप व्यू करेंगे तो जितने भी रहवासियों की प्रॉपर्टी डिटेल्स उसमें एंटर की गई है पोर्टल में वो सारी आपको शो होती हैं और आप उनको व्यू कर सकते हैं और प्रिंट के ऑप्शन से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यदि हम प्रिंट बटन पे देखिए, आखिरी में जो प्रिंट का बटन बना हुआ उस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से प्रॉपर्टी डिटेल आपके सामने प्रिंट ऑप्शन, प्रॉपर्टी डिटेल शो होती है जिसको आप प्रिंट करके और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल का URL www.mppanchayatdarpan.gov.in है। पोर्टल में ई कार्यालय, ग्राम पंचायत, ई भुगतान और सिटीजन सेक्शन जैसे कई मॉड्यूल्स हैं। आम नागरिक अपनी शिकायतों और विकास कार्यों की जानकारी यहां देख सकते हैं। ग्राम सचिव या रोजगार सहायक अपने लॉगिन से इन मॉड्यूल्स पर काम करते हैं। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो आपने देखा कि अभी हमने कर प्रबंधन प्रणाली में एक ऑप्शन समझा, संपत्ति धारक का प्रबंधन, कि संपत्ति धारक का प्रबंधन कैसे किया जाता है पोर्टल में। तो उसमें हमने देखा कि जितने भी उस गांव के निवासी हैं उनकी प्रॉपर्टी डिटेल को पोर्टल में सेव किया गया, उसको लॉक किया गया और प्रिंट ऑप्शन से हम चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस पूरे कर प्रबंधन प्रणाली का जो फ्लो है उसमें से संपत्ति कर मास्टर और संपत्ति धारक प्रबंधन, ये 2 पार्ट हमने अभी देखे कि किस तरीके से फंक्शनैलिटी इनकी होती है। अब आप इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी गांव का निवासी है या ग्राम पंचायत का रहवासी है उसका प्रॉपर्टी डिटेल पोर्टल पे एंटर किया जाना जरूरी है। यदि उसका डिटेल एंटर नहीं होगा तो आप आगे इसके प्रोसीड नहीं कर पाएंगे और चालान जनरेट नहीं होगा। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि संपत्ति कैसे रजिस्टर की जानी है पोर्टल पे। अब आगे हम देखेंगे कि संपत्ति कर प्रबंधन जो मॉड्यूल है इसके अंदर कर का प्रबंधन कैसे किया जाता है, मतलब चालान कैसे जनरेट किया जाएगा। अभी आपने जितने भी प्रॉपर्टी होल्डर हैं या वहाँ गांव के निवासी जिनकी जो भी संपत्ति है उसकी एंट्री आपने कर दी, अब उनको टैक्स रिसीव देने के लिए चालान जनरेट करने की एक प्रोसेस इसमें होती है, जो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसमें चालान जनरेट किया जाता है। तो आगे मेनू में आप देखेंगे संपत्ति कर प्रबंधन के आगे वार्षिक संपत्ति कर चालान जनरेट करें, ये ऑप्शन आपको शो होगा ड्रॉप डाउन मेनू में। इस पे जब आप क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे कर का प्रकार। तो देखिए, अभी तक हमने समझा साथियों कि कैसे संपत्ति कर मास्टर ऑप्शन और संपत्ति कर प्रबंधन का उपयोग इस कर प्रबंधन मॉड्यूल में किया जाता है। संपत्ति कर प्रबंधन में मूल रूप से हमने उस ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं उनकी जो भी संपत्ति, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल में किया है, या उसकी एंट्री हम कह सकते हैं कि पोर्टल में की गई है, ताकि हम आगे उसमें चालान जनरेट करने की कार्यवाही कर सके। यदि संपत्ति धारक की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन या एंट्री पोर्टल में नहीं किया जाएगा तो चालान इसमें जनरेट नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे समझेंगे कि चालान कैसे जनरेट किया जाता है पोर्टल में। तो चालान जनरेट करने के लिए संपत्ति कर प्रबंधन में वार्षिक संपत्ति कर चालान जनरेट करें, इस ऑप्शन में हम जाते हैं। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते तो आप देखिएगा 2 बॉक्स आपको शो होते हैं स्क्रीन में, जिसमें एक है आपका ड्रॉप डाउन और दूसरा है वर्ष जिसमें लिखा हुआ। तो कर का प्रकार है पहला वाला ड्रॉप डाउन, और दूसरे में वर्ष आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि कर का प्रकार, जैसे मान लीजिए संपत्ति कर प्रबंधन की बात है तो प्रॉपर्टी टैक्स आप वहां से सिलेक्ट कर लेंगे और ईयर सिलेक्ट कर लेंगे किस ईयर के लिए। उदाहरण के लिए 2024-25 या 2025-26 जिस ईयर के लिए भी आप उसका टैक्स चालान जनरेट कर रहे हैं ईयरली, उस ईयर को सिलेक्ट करके व्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसमें उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको शो होने लगती है कि उसकी आईडी क्या है, प्रकार क्या है प्रॉपर्टी का, संपत्ति का विवरण क्या है, संपत्ति धारक कौन है, उसका नाम क्या है, संपत्ति कर की राशि कितनी जनरेट हो रही है, पिछला बकाया क्या है, यदि कोई अधिभार है तो वो आएगा, यदि कोई उसको छूट कंसेशन दिया गया है, और कुल देय राशि उसको कितनी बनती है वो उसमें कैलकुलेट होकर पोर्टल में दिखती है। भुगतान की अंतिम तिथि क्या है, यदि अंतिम तिथि के बाद भुगतान करता है तो कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान उसको करना होगा। इस तरीके से अलग अलग बॉक्स में एंट्री पहले से आपको शो हो रही होती है। इसमें यहाँ पे आप देखिएगा आखिरी में एक चेक बॉक्स बना हुआ है सिलेक्ट ऑल, जिसके ऊपर कॉलम में लिखा हो, उस चेक बॉक्स को आप क्लिक करते हैं और रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये चालान जनरेट यहाँ से हो जाएगा। चालान जनरेट करने के लिए इस तरीके की कार्यवाही इस ऑप्शन में की जाती है। चेक बॉक्स को यदि सिलेक्ट नहीं करेंगे आप, आखिरी में जो सिलेक्ट ऑल वाले कॉलम में चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, तो रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल आप नहीं कर पाएंगे। एक बार सारी एंट्री चेक करने के बाद आखिरी में जो चेक बॉक्स दिया आप उसको चेक करें और रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल नीचे जो बटन दिया उस पर क्लिक करें तो ये चालान आपका जनरेट हो गया और आपको एक पॉपअप मेनू में एक मैसेज बॉक्स से शो होगा सक्सेस का, जिसमें लिखा होगा प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल हैज बीन सेव्ड। और फिर इस चालान को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए संपत्ति कर मेनू में हम फिर से जाएंगे और दूसरा जो उसका ऑप्शन है संपत्ति कर का चालान प्रिंट करें, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो कर का प्रकार वाले ड्रॉप डाउन में से आप प्रॉपर्टी टैक्स सिलेक्ट करेंगे और जिस वर्ष का कर लगाया जा रहा है 2024-25 या 2025-26 जो भी वार्षिक कर आपने अधिरोपित किया 2023-24 उस ईयर को सिलेक्ट करके और व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो जितने भी चालान आप जनरेट कर चुके हैं उनका एक लिस्ट आपके सामने स्क्रीन में शो होता है और आप आखिरी में इसमें देखेंगे कॉलम में प्रिंट का बटन है। सारी डिटेल उस संपत्ति धारक की शो हो रही है, समग्र आईडी, संपत्ति धारक का नाम, संपत्ति का विवरण, उसकी वार्षिक कर कितना बना, कितनी देय राशि है और आखिरी में आप देखेंगे कर का दिनांक और प्रिंट का बटन आपको दिख रहा है। प्रिंट बटन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरीके से चालान जनरेट होकर आपको स्क्रीन में शो होने लगता है। यह चालान में उसका पूरा टैक्स डिटेल आपको शो हो रहा होता है और इसको आप फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल के जो भी संपत्ति धारक है उसको ये ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत उनको दे सकते हैं और उनको देने के बाद वो जो भी संपत्ति धारक है इसमें जितना भी टैक्स या कर उसकी प्रॉपर्टी टैक्स उस पर लगाया गया है वो ग्राम पंचायत में वो राशि जमा करते हैं। इस तरीके से चालान जनरेट किया जाता है। तो ये एक थर्ड मॉड्यूल या थर्ड सेक्शन जिसको कह सकते हैं हमने समझने का प्रयास किया कि चालान इसमें कैसे जनरेट किया जाता है कर प्रबंधन प्रणाली के अंदर। अब इसके बाद आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि चालान जनरेट करने के बाद जो भी संपत्ति धारक है वह राशि जो उसको चालान के माध्यम से बताई गई कि कितना उसका कर बन रहा है वो ग्राम पंचायत में वह राशि जमा करता है और जमा करने के बाद उसकी एंट्री भी पोर्टल में की जाती है। तो वह उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी? संपत्ति कर भुगतान प्रबंधन में। तो इसमें हम
नेक्स्ट मॉड्यूल में यही समझने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति कर भुगतान प्रबंधन में प्रविष्टि कैसे की जाती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि संपत्ति धारकों की जानकारी पोर्टल पर कैसे दर्ज और लॉक की जाती है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक निवासी की संपत्ति की डिटेल पोर्टल पर एंट्री करना जरूरी है, तभी आगे का प्रोसेस जैसे चालान जनरेट करना संभव हो पाता है। प्रिंट ऑप्शन से रिकॉर्ड भी निकाला जा सकता है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। संपत्ति कर भुगतान प्रबंधन में जब हम जाते हैं तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, वार्षिक संपत्ति कर भुगतान की जानकारी प्रविष्ट करें। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो जैसा हम हर सेक्शन के अंदर देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें बहुत आपको कॉमन दिख रही हैं कि वो आपको सिलेक्ट करना ही हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे आपको कर का प्रकार सिलेक्ट करना पड़ता है ड्रॉप डाउन में से, और वर्ष सिलेक्ट करना पड़ता है, और व्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करके व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी वो व्यक्ति है, संपत्ति धारक है, जिनके चालान जनरेट किए जा चुके हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने शो होती है। चालान का दिनांक, संपत्ति धारक का नाम, उसकी समग्र आईडी, संपत्ति का विवरण, वार्षिक कर कितना बना है, पिछला बकाया है, और आखिरी में आप देखेंगे रजिस्टर पेमेंट। तो जब संपत्ति धारक जो है उसके द्वारा यह राशि जमा कर दी जाएगी ग्राम पंचायत में, तब ये एंट्री की जानी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, उदाहरण के लिए मैं उस ग्राम पंचायत का निवासी हूँ और मेरे मकान या जो भी मेरा प्रॉपर्टी था उस पर 200 रुपये वार्षिक कर मान लीजिए लगाया गया है, और मेरे को चालान जनरेट करके सचिव रोजगार सहायक या किसी माध्यम से ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा मेरे को अवगत कराया गया, या जो भी रहवासी उसको अवगत कराया गया। अब वो रहवासी अपनी उस संपत्ति कर का भुगतान ग्राम पंचायत कार्यालय में करेगा, कैश के माध्यम से, या आजकल प्रत्येक ग्राम पंचायत में QR कोड के माध्यम से भुगतान किया जाने लगा है। तो बेहतर है, चूंकि QR कोड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है, तो गांव-गांव आजकल लोग डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से, एक अच्छी बात है कि सब जगह मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग होने लगी और लोग भुगतान करने लगे हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें आगे हम समझेंगे, देखेंगे कि जो भुगतान किया जा रहा है वो किस मीडियम से किया गया, उसकी एंट्री भी इसमें की जाती है। तो मुख्यतः बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जब वह भुगतान उसके द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में कर दिया जाए, जो भी कर उसको लगाया गया है, उसके बाद इस सेक्शन में एंट्री की जानी है यूजर द्वारा। तो जब एंट्री करना होती है इस सेक्शन में, तो यहाँ अंदर आने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर पेमेंट, आखिरी में एक बटन बना हुआ है। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो संपत्ति धारक का विवरण आपके सामने ओपन हो जाता है, और जो भी टैक्स उसका जनरेट हुआ है वो राशि आपको शो होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे संपत्ति धारक का नाम, समग्र आईडी, उसका चालान क्रमांक, चालान की दिनांक, वार्षिक संपत्ति कर कितना बनाया गया है, कुल देय राशि उसको कितनी हो रही है, भुगतान की अंतिम तिथि क्या है, यह सारी जानकारी आपको शो हो रही है। अंतिम तिथि के बाद यदि भुगतान करता तो कितनी राशि अधिभार के रूप में उसको देना होगी, और यदि वो समय से है तो जो राशि उस पर बन रही है वो देगा। अब भुगतान का विवरण यहाँ पे हमको एंटर करना होता है। भुगतान के विवरण में भुगतान दिनांक, मोबाइल का नंबर, भुगतान की राशि ये आपको शो हो रही है, शेष राशि, भुगतान का प्रकार और भुगतान रेफरेंस नंबर, और यदि कोई रिमार्क यूजर अपने तरफ से उसमें डालना चाहता है तो ये एंट्री की जाएगी इसमें, और रजिस्टर प्रॉपर्टी डिटेल पे क्लिक किया जाएगा। आगे स्क्रीन में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से है ये। तो देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे 200 रुपये राशि, तो भुगतान की जानकारी प्रविष्ट करें ऑप्शन में जब हम जाते हैं, जब उस ग्राम पंचायत के निवासी द्वारा जो भी कर उस पर लगाया गया वो भुगतान ग्राम पंचायत कार्यालय में कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्री आप जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं इसमें की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भुगतान का प्रकार, तो उसने ई पेमेंट, चेक या कैश जिस माध्यम से भी भुगतान किया है वो ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। और भुगतान रेफरेंस नंबर से आशय यह है कि ग्राम पंचायत में यदि कोई रजिस्टर मेंटेन किया गया है, कोई भी राशि जो भुगतान की जा रही है उसमें कोई रेफरेंस नंबर जनरेट किया गया, या ग्राम पंचायत कार्यालय की अपनी खुद की कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया भुगतान रेफरेंस नंबर के लिए, तो वो यहाँ पे डाला जा सकता है। और टिप्पणी या रिमार्क से मतलब अपने रेफरेंस के लिए, अपनी जानकारी के लिए ग्राम पंचायत का यूजर जो एंट्री कर रहा है वो यहाँ पे एंटर कर देगा, तो वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और ये एंट्री करने के बाद आप रजिस्टर पेमेंट डिटेल इस पर क्लिक करते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो इस पोर्टल में रजिस्टर हो जाता है, मतलब उसके द्वारा पेमेंट कर दिया गया है, यह जानकारी पोर्टल में सेव हो जाती है। और उसके बाद एक सक्सेस का मैसेज आपके स्क्रीन के सामने आता है कि यह राशि जो भुगतान उसके द्वारा की गई है वो एंटर हो गई है।
राशि भुगतान करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए मैं ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, मैंने राशि का भुगतान कर दिया। अब जैसे स्वाभाविकता नगर निगम या शहरी क्षेत्रों में होता है, एक रसीद हमको प्राप्त होती है प्रॉपर्टी होल्डर को या संपत्ति धारक को, जिस भी तरीके का कर का भुगतान किया गया है। तो वह ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है कि आप इसमें से रसीद जनरेट करके उस प्रॉपर्टी होल्डर या संपत्ति धारक को दे सकते हैं। उसके लिए आप देखेंगे आखिरी ऑप्शन में ही जो लास्ट ऑप्शन है, संपत्ति कर भुगतान की सूची देखें। जानकारी प्रविष्ट करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है, संपत्ति कर भुगतान की सूची देखें। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, कर का प्रकार और वर्ष सिलेक्ट करके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रहवासियों द्वारा कर का भुगतान किया गया है, उनकी जिनकी एंट्री कर दी गई है, उनकी लिस्ट आपको सामने शो होगी। और आखिरी वाले कॉलम में भुगतान विवरण जो दिख रहा है, यहाँ पे व्यू और प्रिंट रसीद, ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यदि आप व्यू करके देखना चाहते हैं तो व्यू बटन पे क्लिक करें, और रसीद प्रिंट करना चाहते हैं उस भुगतान की तो प्रिंट रसीद ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रिंट रसीद ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक रसीद जनरेट हो जाती है, जिसमें ऊपर ग्राम पंचायत कार्यालय का नाम लिखा होता है और भुगतान प्राप्ति की रसीद, बिल क्रमांक, बिल जारी होने की तिथि और जो भी वांछित जानकारियां हैं वो सब इसमें लिखी होती हैं। और नीचे प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट बटन बना होता है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते तो ये रसीद प्रिंट होके निकल आएगी और इस पे आप सील साइन करके उस संपत्ति धारक को दे सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों, हमने आज के प्रशिक्षण में यह समझने का प्रयास किया अलग अलग स्टेप के माध्यम से कि कर प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कैसे पंचायत दर्पण पोर्टल में किया जाता है, और इसका ग्राम पंचायत स्तर पर पहले से भी उपयोग किया जा रहा है। तथा आप सबके माध्यम से आग्रह यह है कि शासन की जो मंशा है, कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत अपने स्वयं के आय के स्रोत जनरेट करे। तो स्वयं के आय के स्रोत जो जनरेट किए जा रहे हैं उनकी एंट्री भी पोर्टल में की जाए, ताकि सेंट्रलाइज लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक्साई हम रिपोर्ट शासन द्वारा देखी जा सके कि किस ग्राम पंचायत द्वारा कितना कर वसूल किया गया है। एक और बात यहाँ जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने इस मॉड्यूल के अंदर संपत्ति कर प्रबंधन को समझने का प्रयास किया। आपने शुरू में देखा होगा इसमें जल कर प्रबंधन भी है, स्वच्छता कर प्रबंधन भी है, प्रकाश कर प्रबंधन भी, अन्य प्रकार के कर प्रबंधन के मॉड्यूल भी इसमें बने हुए हैं। मोर ओवर सारे मॉड्यूल की फंक्शनलिटी इसी तरीके से है, और इसी तरीके से मास्टर एंट्री किए जाने के बाद जो भी कर अधिरोपित किया गया है, जो भी कर लगाया गया है, उसकी एंट्री की जाती है, उसका जो भुगतान किया गया उसकी एंट्री की जाती है और रसीद जनरेट की जाती है। और इस तरीके से रसीद जनरेट करके आप जो भी वहाँ के रहवासी हैं उस ग्राम पंचायत के या बेनिफिशियरी हम कह दें, उनको दे सकते हैं। और कर प्राप्ति की जो मैकेनिज्म है उसको डिजिटलाइज फॉर्म में अपने सिस्टम में आप उसको रख सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयास शासन द्वारा किया गया है, ग्राम पंचायत पे इसका उपयोग भी किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि संपत्ति कर भुगतान प्रबंधन में सबसे पहले वार्षिक कर की जानकारी दर्ज करनी होती है। उपयोगकर्ता को कर का प्रकार और वर्ष चुनकर व्यू करना होता है। इसके बाद जिन संपत्ति धारकों के चालान बने हैं उनकी जानकारी दिखती है। भुगतान होने के बाद पंचायत में उसकी एंट्री की जाती है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आशा है आपको इस प्रशिक्षण के माध्यम से यह प्रबंधन प्रणाली जो विकसित की गई है पंचायत दर्पण पोर्टल के अंदर, ये समझ में आई होगी और ग्राम पंचायत स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा और व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। अंत में कुछ प्रश्न के माध्यम से आपका असेसमेंट करने का प्रयास किया जाएगा और उन प्रश्नों के उत्तर देकर आप इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर देकर इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस कोर्स में हमने एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल की मूलभूत जानकारी से शुरुआत की। जाना कि इसका URL www.mpppanchayatdarpan.gov.in है और इसमें कई जरूरी मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं, जैसे ई कार्यालय, ग्राम पंचायत, ई भुगतान और सिटीजन सेक्शन। पंचायत सचिव या रोजगार सहायक इन मॉड्यूल्स के जरिए अपना काम करते हैं और नागरिक भी यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने समझा कि ग्राम पंचायत के हर निवासी की संपत्ति डिटेल पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी है। इसे लॉक किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। ये जानकारी दर्ज किए बिना आगे की प्रक्रिया संभव नहीं होती। अंत में हमने सीखा कि संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया में पहले वार्षिक कर की जानकारी दर्ज की जाती है। कर का प्रकार और वर्ष चुनने के बाद जिन संपत्ति धारकों के चालान बने हैं
उनकी लिस्ट दिखाई देती है। भुगतान होने पर उसकी एंट्री पंचायत द्वारा की जाती है। यही थे इस कोर्स के मुख्य बिंदु। अब आप तैयार हैं पोर्टल का सही और प्रभावी उपयोग करने के लिए।